हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी का आज के इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय का प्रश्नावली 1.3 से संबंधित जो आपके उदाहरण प्रश्न 8 और जो 9 है दोस्तों, उसी को हम लोग आज के इस वीडियो क्लासेज में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर उदाहरण 8 में दिए गए क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन का हल किस प्रकार से करना है। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये देख लेते हैं कि उदाहरण 8 में आपसे कहा क्या जा रहा है। तो दोस्तों इसमें आपसे कहा जा रहा है, दिखाइए कि 1.272727 अर्थात 1.27 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये देखते हैं कि आपका संख्या दिया क्या है। तो दोस्तों आपका जो संख्या है वो दिया हुआ है 1.27 पर रेकरिंग, और इस संख्या को देखकर हमें ये पता चलता है दोस्तों कि ये संख्या किसी न किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। क्या है दोस्तों, यह किसी न किसी परिमेय संख्या क्या है, दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्या में दशमलव के बाद जो आने वाले अंक है वो अपने आप को पुनरावृत्ति कर रहे हैं, यानी अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, और ये तभी संभव हो सकता है जब वो संख्या परिमेय होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके दशमलव प्रसार वाली जो संख्या आपको मिला हुआ है दोस्तों, यह किसी न किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। लेकिन दोस्तों हमें ये बिल्कुल पता नहीं है कि यह जो संख्या है दशमलव प्रसार वाली वो किस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का निरूपण करती है। हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं है। तो जब दोस्तों हमको ये पता है ही नहीं, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, x के बराबर हम लोग मान लेंगे। तो मान लेते हैं दोस्तों x बराबर ऐसे कि मान लेते हैं कि x जो है 1.27 पर रेकरिंग के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, इसी के माध्यम से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं, मान लिया कि कोई एक संख्या x बराबर 1.27 पर रेकरिंग है। ठीक है दोस्तों, हमने मान लिया कि x बराबर 1.27 पर रेकरिंग है, यानी x हमको पता नहीं है और हमने x को इसके इक्वल माना है। अर्थात इसको दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, x बराबर 1.27272727। क्यों दोस्तों? क्योंकि 27 क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हमने 27 बार बार लिखा, और लास्ट में 3 को बिंदु हम लोग निरूपित कर देंगे, और इससे हमें ये पता चलेगा कि जो 27 है वो कभी अंत नहीं होगा। और इस क्रिया को दोस्तों, ये जो आपका निरूपण जो मिला हुआ है, इसी को हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं दोस्तों, समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया कि सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि इसको x के बराबर करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये जो आपका दशमलव प्रसार का जो निरूपण आया है, ये किसी न किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार का निरूपण होगा। इसीलिए हमने कोई मान लिया कि संख्या क्या है, x है, जो 1.27 पर रेकरिंग के बराबर है। ठीक है, आप चाहे दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, मान लिया कि कोई एक परिमेय संख्या x बराबर इतना है, ऐसे भी क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कोई एक परिमेय संख्या, तो इससे भी आपको क्या होगा, अच्छी तरीके से निरूपित हो सकता है। ये संख्या भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि दशमलव के बाद आपके अनावर्त नहीं बल्कि आवर्त में कुल कितने अंक हैं। आवर्त करने का मतलब जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद में रिपीट करने वाले जो अंक है, यानी जो अपने आवर्त में है, वो कौन है, तो 2 है। कौन कौन? पहला 2 और दूसरा 7, यानी 2 अंक है। कौन कौन? 2 और 7, और यही क्या कर रहे हैं, अपनी बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले यही देखना है कि दशमलव के बाद आपके आवर्त में कुल अंकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों दशमलव के बाद आपके आवर्त में कुल अंकों की संख्या मात्र केवल 2 है। तो जितना आवर्त वाले आपके अंक है उतना ही आपको शून्य 1 के बाद दोस्तों लेना है। तो कितना है, 2 है ना। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 1 के बाद 2 शून्य हम लोग ले लेते हैं। आज जब आपका 2 शून्य 1 के बाद रखने से जो आपको नया संख्या प्राप्त होता है 100। ठीक है, और इसी से क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग समीकरण के दोनों पक्षों में आराम से गुना कर देंगे। इसमें बिल्कुल भी घबराने का बात नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आपको भी ये समझ में नहीं आएगा। हर बच्चे को समझ में आएगा, चाहे वो बच्चा मैथ में कितना भी वीक क्यों ना हो, उससे भी समझ में आएगा। बस दोस्तों थोड़ा सा आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखकर इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको कोई भी दोस्तों मैथ में प्रॉब्लम मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब समीकरण 1 मान लिए हैं तो यहाँ पर लिख देते दोस्तों कि चूंकि समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ठीक है दोस्तों,
कितना से, तो 100 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर आप लोग दिखा दीजिए 100 से गुणा कर कर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 100 ले लेते हैं और 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं x के साथ। आज जो बराबर में आपका मान है वो आपको निकल कर आएगा कितना, 1.27272 डॉट डॉट 3 को देते हैं। इसका मल्टीप्लाई हमको करना है कितना के साथ दोस्तों, तो वो है आपका 100 के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 100 दिखा देते हैं गुणा करके। आज जब दोस्तों आप लोग 100 को 1 से गुणा कीजिएगा तो आपका मान कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर 100x इक्वल टू में देखिए यहाँ पर 1.27 है ना, यानी दशमलव के बाद 27 है दोस्तों। तो जब हम 100 को 1.27 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, यानी कि दशमलव के जो आपका दशमलव है दोस्तों वो 2 अंकों के बाद आकर बैठ जाएगा। यानी एक अंक 2 है, एक अंक 7 है, ये 2 अंकों के बाद आकर यहाँ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका संख्या कैसा बनेगा, 127। यानी दशमलव जब यहाँ से हट गया तो भाई 2 7 भी क्या हो गया, आपका पूर्ण बन गया। अब पूर्ण बनने से आपके 1 के मिलने से आपका संख्या बन गया 127। और दशमलव यहाँ पर आकर बैठा तो यहाँ पर दशमलव बैठा देते हैं। अब ही बचेगा कितना दोस्तों, ये देखिए तो 27 है ना, तो लिखेंगे 27 डॉट डॉट डॉट, कब, जब हम 100 से गुणा किए तब। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका ये नया आपका स्वरूप निकल कर आया है उसको दोस्तों हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, इसे समझने से पहले इसके पहले वाला जो वीडियो है उसे समझ लीजिएगा, जिसमें दोस्तों मैंने आप लोगों को उदाहरण 7 में इसी वाला क्वेश्चन को, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको समझाने का मैंने अच्छी तरीके से प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि समीकरण 2 वाला मान बड़ा है कि समीकरण 1 वाला मान बड़ा है, क्योंकि हमको माइनस ही नहीं प्राप्त करना है। ठीक है, हमको दोस्तों धनात्मक संख्या प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो समीकरण 2 है दोस्तों क्या है, बड़ा है, क्योंकि यहाँ समीकरण 1 में x छोटा है और जबकि समीकरण 2 में 100x बड़ा है। यहाँ पर 1.27 है, यहाँ पर 127.27 है ना दोस्तों। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 का घटाव करते हैं। ठीक, तो लिख सकते हैं कि समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर। तो आइए देखिए, तो देखते हैं दोस्तों समीकरण 2 कितना है। तो समीकरण 2 है दोस्तों 100x बराबर 127.2727 डॉट डॉट। आज जो समीकरण 1 है आपका वो कितना है दोस्तों, तो केवल x है। तो लिख सकते हैं x बराबर 1.272727 डॉट डॉट। ठीक, देखिए दशमलव के सामने लिखिएगा, दशमलव के सामने जो दशमलव है ना वो आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, जब दशमलव के सामने रख दीजिएगा तो दशमलव के पहले और दशमलव के बाद जो आपके अंक है वो खुद अपने आप जगह धलेगा। ठीक है ना, बस आपको दशमलव क्या करना है, सामने सामने आपको उसको बैठा देना है। ठीक है, अब हमको घटाना है ना, तो घटाव में चिन्ह चेंज होता है, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। आज दोस्तों क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर घटाते हैं। तो देखिए 100x में से एक x जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा, 99x। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 99x। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कितना है दोस्तों, 127.27 है। तो 127 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 126। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 126 पॉइंट। अब देखिए 27 मतलब 2 में से 2 जाएगा तो 0, 7 में 7 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में 7 जाएगा 0, यानी 0 0 आगे आपको क्या होगा, मिलते हैं चला जाएगा। तो पूर्ण कितना मिला आपको, 126। तो इसको दोस्तों हम लोग यथार्थपूर्वक ऐसे लिख सकते हैं 99x इक्वल टू 126। ठीक है, अब आगे तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, तो इसको दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 126 बटा में 99। ठीक, अब देखिए कटता है तो कटा दीजिए, 126 से 99 कटेगा दोस्तों, 6 2 8 1 9, यानी विभाजता के नियम से कटेगा 3 से कटेगा, और 9 2 18 कट जाएगा 3 से। तो कटाएंगे, देखिए यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 के 9 यानी 33 3 99। आई हो जाएगा दोस्तों 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, यानी 42 तिया हो जाएगा 126। अब देखिए तो कटेगा 4 2 6 और 3 3 6, यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, 3 से कट जाएगा, यानी कि 11 तिया 33 और 3 एकम 3 है और 3 चौके 12, यानी 14 तिया 42। इसलिए x का जो मान निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा दोस्तों, 14 बटा में 11। और आपने x माना क्या था, तो दोस्तों आपने जो x है वो माना था 1.27 पर रेकरिंग। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अतः 1.27 पर रेकरिंग i इक्वल टू में है 14 बटा में 11,
यानी कि दोस्तों आपका जो दशमलव प्रसार किस परिमेय संख्या का है, तो 14/11 का। और इस प्रकार से हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो यही क्या है दोस्तों, आपका आंसर है। आप लोग इसको उतार लीजिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 9 में, तब तक इसे आप लोग उतार लीजिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि अब उदाहरण नंबर 9 को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप लोग उदाहरण नंबर 9 में देख सकते हैं कि आपका जो दशमलव प्रसार वाला जो निरूपण यहाँ पर संख्या का दिया गया है, वो दोस्तों इसमें दशमलव के बाद जो आपके अंक हैं वो आपके दो रूपों में है। दो रूप करने का मतलब, पहला आपका आवर्त के रूप में, दूसरा आपका अनावर्त के रूप में। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या है वो कितना है दोस्तों, देखने का प्रयास कीजिएगा, 0.235 है। और दशमलव में जो 235 जो आपका अंक दिखाई दे रहा है, उसमें से 35 जो है दोस्तों वो अपना रिपीट कर रहा है, अपना पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इसीलिए 35 के ऊपर दोस्तों रेकरिंग है। अभी तक आप लोगों ने केवल दशमलव के बाद वाला जो आपके आवर्त वाले अंक थे उसके आपने निरूपण करना सीखा था P/Q के रूप में, और जो दशमलव के बाद वाला जो अंक था वो अपने जब बिना आवर्त के रूप में थे, मतलब अनावर्त के रूप में थे, तो उनका निरूपण आपने सीखा था P/Q के रूप में करने का। जब दोस्तों आपके दशमलव के बाद आपके आवर्त और अनावर्त वाले अंक दोनों सम्मिलित रहें, तो उस स्थिति में ऐसे वाले दशमलव प्रसार वाले संख्या का हम लोग निरूपण P/Q के रूप में कैसे करेंगे, उसे दोस्तों हम लोग उदाहरण नंबर 9 से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आप उदाहरण नंबर 9 को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, इसको दोस्तों जान लेते हैं, तो आपको इससे संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इसको सोल्यूशन करने में बिल्कुल भी दोस्तों घबराइएगा नहीं, या आपसे बिल्कुल भी गलती होगा नहीं। इसलिए ध्यान से आप मेरी इस वीडियो को देखिएगा और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने 0.235 और 35 जो रेकरिंग है, आप ये जो देख रहे हैं दोस्तों, वो किसी न किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार का निरूपण होगा। क्यों? क्योंकि ये स्थिति कब दिखाई देती है दोस्तों, ये स्थिति तभी दिखाई दे सकती है जब वो संख्या आपका परिमेय संख्या होगा। और ये जो दशमलव प्रसार का जो निरूपण है वो कैसा है दोस्तों, यह अशांत आवर्ती वाला है। और अशांत आवर्ती वाला दशमलव प्रसार का निरूपण आपको परिमेय संख्या में ही देखने को मिल सकता है। और जब ये परिमेय संख्या में देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग इस दशमलव प्रसार वाले संख्या का निरूपण P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। लेकिन P/Q वाला वो परिमेय संख्या है क्या, वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो उसी को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x हम लोग मान लेते हैं कि x बराबर 0.235 और 35 पर जो रेकरिंग है वो x से बराबर है, और x क्या है आपका परिमेय संख्या है। तो उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं। आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, मान लिया कि कोई एक परिमेय संख्या x बराबर 0.2335 पर रेकरिंग है। ठीक दोस्तों, हमने मानकर चला कि यहाँ पर जो परिमेय संख्या जो x है वो कितना के बराबर है, 0.2335 पर रेकरिंग के इक्वल टू है, यानी इसके बराबर है। तो इसको दोस्तों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात x इक्वल टू 0.2353535 डॉट। ठीक है, और इसे दोस्तों हम लोग समीकरण 1 दे देते हैं। यहाँ तक तो दोस्तों आप लोग इसका निरूपण कर सकते हैं, और आप लोगों ने जाना भी था पिछली वीडियो के माध्यम से, और अब भी के उदाहरण नंबर 8 से भी दोस्तों आप लोग जान चुके थे। ठीक, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव के बाद ये जो दशमलव देख रहे हैं दोस्तों, इस दशमलव के बाद आपके अनावर्त वाले कुल कितने अंक हैं। अनावर्त करने का मतलब कि जिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, जिनका बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो रहा है, जो अपने आवर्त में नहीं है, उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं अनावर्त। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग गिनेंगे कि अनावर्त वाले आपके कुल कितने अंक हैं दशमलव के बाद वाला। तो देख सकते हैं दोस्तों कि दशमलव के बाद जो 2 हैं वो अपने दोस्तों अनावर्त में, अर्थात इसके ऊपर कोई भी रेकरिंग नहीं है, अर्थात इसका बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये कितना है दोस्तों, वो है आपका केवल 1। तो जितना आपके दोस्तों अनावर्तों की संख्या है उतना ही शून्य दोस्तों हम लोग 1 के बाद लिख देंगे। एक बार कितना लिख देंगे दोस्तों, उतना ही शून्य हम लिख देंगे। तो कितना है अनावर्त की संख्या, 1। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 1 शून्य डाल देंगे। तो कितना आपका संख्या बना, 10। तो जो दोस्तों आपको ये 10 मिला, इसी 10 को दोस्तों हमको क्या करना है कि समीकरण जो हमने 1 प्राप्त किया है, इस समीकरण के दोनों पक्षों में हमें इस 10 से गुणा कर देना है। कैसे, तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। चूंकि समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है, तो समीकरण जो 1 है दोस्तों वो कितना है, देखिए यहाँ पर ये है ना 1 से, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, x को 10 से गुणा हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 से गुणा
किया। आई इक्वल टू कितना है 0.235353535 है। और इसका भी जो मल्टीप्लाई है हम किससे करेंगे 10 से ही करेंगे। देखिए दोस्तों 10x इक्वल टू, देखिए 10 से गुणा करेंगे ना तो ये जो दशमलव है दोस्तों ये 2 के बाद आकर रिप्रेजेंट हो जाएगा यानी बैठ जाएगा। आज जो 2 आपका अपूर्ण है वो आपका पूर्ण हो जाएगा। तो 2 पॉइंट हो जाएगा दोस्तों 35353535 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आपका एक नया क्या हुआ दोस्तों, एक समीकरण निकल कर आया। और इसी समीकरण को दोस्तों हम लोग समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, आपने देखा कि हमने किस प्रकार से समीकरण 2 को लाया। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है दोस्तों कि हमको ये देखना है कि दशमलव के बाद आपके टोटल कुल कितने अंक हैं। तो दोस्तों टोटल कुल अंक कहने का तात्पर्य हुआ कि आपके आवर्त और अनावर्त की टोटल अंकों की संख्या कितनी है, मतलब टोटल, चाहे वो आपका आवर्त में हो चाहे वो आपका अनावर्त में हो। तो देख सकते हैं दोस्तों कि दशमलव के बाद 35 अपना आवर्त में है, आज जो 2 है वो अपना अनावर्त में है। तो टोटल कितने हुए आपके 3 हुए ना दोस्तों। तो 3 आपके क्या है दशमलव के बाद टोटल अंकों की संख्या है। और उतना ही संख्या आपको दोस्तों 1 के बाद क्या करना है, लिखना है 0 के रूप में। ठीक है, उतना ही सुन क्या करना है 1 के बाद लिखना है। तो कितना सुन 3 गो, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद हमने गिना टोटल अंकों को है 3 गो, 1 2 3, मतलब आवर्त और अनावर्त सब मिलाकर समझने प्रयास कीजिएगा। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने आवर्त वाला को गिनकर अनावर्त वाला गिना था। पहले देखेंगे कि अनावर्त को हुआ है, जितना है उतना 1 के बाद हम लोग 0 लिख देंगे और जो आपको संख्या मिलेगा उसको समीकरण जो अपने एक माना है उसके दोनों तरफ हम गुणा कर देंगे। अब फिर उसको गुणा करने से जो आपका नया समीकरण 2 मिलेगा, अब उसमें क्या करेंगे दोस्तों कि आपके दशमलव के बाद कुल जितने भी अंक हैं उतना ही अंकों का क्या करेंगे हम लोग 1 के बाद 0 लिख देंगे गिनकर। तो कितना अंक है 3 गो, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 3 गो 0 लिख देते हैं। तो कितना संख्या बना आपका 1000। अब क्या करेंगे दोस्तों कि इसी 1000 को हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। हमको समीकरण 2 के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जो आपको 1000 मिला है उसी दोस्तों क्या करेंगे हम लोग समीकरण 1 के दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो आइए हम लोग गुणा करके देखते हैं। लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है आपका x है ना दोस्तों। जब x को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका मान क्या निकल कर आएगा 1000x। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों, आप लोग देखिएगा 1000x आई इक्वल टू, अब देखिए 1000 करने का मतलब कि जो दशमलव है आपका वो 3 अंक के बाद आकर बैठेगा। क्यों, क्योंकि 1 के बाद को 0 दोस्तों 1 2 3 गो 0 है ना। तो यहाँ पर जो दशमलव है आपका वो 3 अंक के बाद आकर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा यानी कि बैठ जाएगा। तो गिन लेंगे 2 3 5 यानी 1 2 3 और यहाँ आकर क्या होगा आपका दशमलव बैठ जाएगा। कब, जब आप 1000 से गुणा कीजिएगा तब, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा कि समीकरण 1 में दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर। तो जो दोस्तों आपका 235 अपूर्ण में है वो 1000 से गुणा करने पर आपका पूर्ण बन जाएगा। तो इसको दोस्तों हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 235.3535 डॉट 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 ऐसे। ठीक है दोस्तों, जब गुणा होगा तो इसी को हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके नए जो समीकरण है वो 2 को मिला है, पहला समीकरण 2 और दूसरा समीकरण 3। ठीक है, अब हमें दोस्तों समीकरण 1 के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब हमें यहाँ पर काम करना है केवल समीकरण 2 और समीकरण 3 के साथ। तो दोस्तों जिस प्रकार से हम लोगों ने उदाहरण 8 में समीकरण मतलब बड़े समीकरण में से छोटे समीकरण को घटाया था, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग समीकरण 2 और समीकरण 3 में ये देखेंगे कि कौन सा समीकरण वाला मान बड़ा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि समीकरण 3 में जो समीकरण 3 का जो मान है वो बड़ा है और समीकरण जो 2 का मान है वो छोटा है। तो छोटा होने की स्थिति में क्या करेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 का हम अंतर करेंगे यानी घटाव करेंगे। तो कैसे, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, फिर समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 कितना है दोस्तों यही है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। और समीकरण 2 कितना है दोस्तों ये वाला है ना 10x वाला है ना, तो 10x लिख लेते हैं। और आप सभी को पता है कि घटाव में चिन्ह क्या होता है दोस्तों चेंज होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों माइनस। घटता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। तो घटाइए दोस्तों कितना निकल कर आएगा यहाँ पर, देखिए 1000x में से 10x जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 990x।
तो लिख लेंगे 990x। अब देखिए 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा दोस्तों 3, और जो 2 3 है उसको पहले ही से लिख देंगे, तो हो गया 233, यानी 235 से 2 माइनस होगा 233, और 10 मान लो 3 5 3 5 है ना, तो यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, फिर 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, मतलब 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, आगे आपको सब मान 0 ही निकलेगा। ठीक है, तो आगे तो दोस्तों आप लोग हो सकता है ना दिखे, तो यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको संक्षेप रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं 990x इक्वल टू 233। क्यों दोस्तों? क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई भी वैल्यू नहीं रहता है, और इसलिए जो आपका x का मान प्राप्त हो जाएगा 233 बटा में 990। देख सकते हैं कि 233 जो आपका वो भी पूर्णांक है और 990 भी आपका पूर्णांक है। और x को आपने क्या माना था दोस्तों? आपने x को माना था, देखिए 0.2335 पर रेकनिंग इक्वल टू हो जाएगा आपका 233 बटा में 990। और इस प्रकार से आपने क्या किया दोस्तों? इसका परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में निरूपित कर दिया। यानी आपने ये देखा कि इतना ही का दशमलव प्रसार का निरूपण 0.2335 पर एक रिंग वाला है। तो इस प्रकार से आपका सोल्यूशन दोस्तों बिल्कुल सरल तरीके से हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग को अगर मिल जाए बनाने के लिए, तो दोस्तों आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को सरल तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, बस वैसे वैसे आपको इनका सोल्यूशन करना है। अब बस आपको इसमें कोई भी दोस्तों आपको इसमें डिफिकल्ट नहीं करना है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया बस वैसे ही दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को हमेशा की तरह आपको सरल करते जाना है। कब? जब आपका दशमलव के बाद आवर्त और अनावर्त वाले अंक दोनों समित हैं तब। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर से वीडियो को आप दोस्तों दोबारा आप देख सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पहले की बात मैं फिर से कहूँगा कि अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और पसंद आएगी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।